दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति होता है तो अपनी परेशानियों को जब देखता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है। लेकिन उसी एक गलत फैसले की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी वजह से कई लोग जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट या जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ही जाना माना जिला पड़ता है अब मैनपुरी। मैं बात कर रहा हूँ ठीक उसी मैनपुरी ज़िले के ही अब कोतवाली का ही 6 दिसंबर साल 2015 का। अब सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो कोतवाली में एक महिला पहुंचती है, काफ़ी गंभीर अवस्था में होती है। तो मौके पर वहां दरवाजे पर खड़ा हुआ एक संतरी होता है, उस महिला को देखता है, कहने लग जाता है कि बताइए क्या काम है, किस कारणवश आप यहाँ आई हुई हैं। काफ़ी सारे सवाल जो था उस महिला से अब संतरी करता है। तभी इसकी जो सूचना होता है संतरी जाकर अब मुनीम को दे देता है। अब मुनीम जब खबर पाते हैं उस महिला को अपने पास बुलाते हैं। अब कहने लग जाते, कारण बताओ, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। तो संतरी की यह बात सुनने के बाद उसी वक्त वह जो महिला होती है कहने लग जाती है कि साहब हमारा नाम है प्रेमलता उर्फ पिंकी, जो ठीक ही अपने पति गवेंद्र सिंह उर्फ नीलू के साथ यहीं रहते हैं और ठीक यहाँ से कुछ दूर पर ही नगला कीरतपुर ही रहते हैं। यह बात जैसे ही वहाँ के मुनीम सुनते हैं कहने लग जाते हैं कि कारण बताइए आपको यहाँ किस कारण आना पड़ गया। कहने लग जाते कि साहब हमारे पति इधर गवेंद्र की बेरहम तरीके से मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी जो मौत हुई है हमें लग रहा है साधारण तरीके से नहीं हुई, बल्कि खुद उन्होंने आत्महत्या की है। अब इस तरह की खबर पाने के बाद उसकी जो सूचना होता है उसी समय वहाँ के मुनीम द्वारा वहाँ के थाना प्रभारी मनोहर सिंह यादव को दे देते हैं। अब मनोहर सिंह यादव जैसी खबर पाते वह भी कोतवाली पहुँचते हैं। कोतवाली पहुँचने के बाद अब उसी वक्त प्रेमलता को अपने पास बुलाते हैं, तो तरीके से पूछताछ करते हैं। प्रेमलता यही कहने लग जाती कि साहब हमारे जो पति होते हैं मौके पर जो मैनपुरी है उसी इलाके में एक जूनियर हाई स्कूल है, उसी में जाकर चपरासीगिरी का काम किया करते थे। और जैसे ही अब शाम का कल टाइम होता है, शाम के टाइम घर आए हुए थे, रात बिरात खाना खाकर आराम से अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन साहब हमारी नींद जब सुबह खुलती है तो उठाने के लिए जाते हैं तो उनके शरीर में कुछ हलचल नहीं होती है। साहब हमें यकीन नहीं होता है कि आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे हुई है, क्योंकि अंदर से मौके पर किंडी भी लगा हुआ था, क्योंकि हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। पुलिस की जो टीम होती है मौके पर खड़े थाने में सारी बात सुन लेती है और वहीं प्रेमलता कहने लग जाते कि साहब जल्दी से आप हमारे घर चलिए, क्योंकि मामला घर में रहकर काफ़ी गंभीर होने वाला है। आप जल्दी से हमारे पति का पंचनामा भरियो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए, ताकि हम जल्द से अपने पति का दाह संस्कार कर सकें। यह बात सुनने के बाद उसी वक्त अब मनोहर सिंह जो यादव होते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक नगला कीरत पहुँच जाते हैं। और जब पहुँचते हैं ठीक इधर जैसे ही अब प्रेमलता के घर के सामने खड़े होते हैं तो देखते वहाँ काफ़ी लोगों का जमावड़ा होता है। और इधर मनोहर सिंह जमावड़े को हटाते हैं, घर के अंदर जाते हैं। एक चारपाई रखा होता है, उसी चारपाई पर जो होता है इधर गवेंद्र पूरी तरह से अचेत अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस की टीम पहुँचती है, डेड बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद पता चलता है कि उस समय गजेंद्र की जो उम्र होती है लगभग अब 40 साल के आसपास होता है। और बॉडी को जब निरीक्षण किया जाता है पता चलता है बॉडी पर कोई खोज मरोज का निशान नहीं होता, लेकिन हाँ गले पर किसी गहरे अंगूठे के निशान जरूर होते हैं। पुलिस को यकीन नहीं होता कि आखिर अंगूठा क्या गवेंद्र का है या किसी और का है। पुलिस की टीम भी उसी समय उलझन में पड़ जाती है। लेकिन उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है पता चलता है प्रेमलता के द्वारा अब अपने ही ससुराल में रह रहे अपने ससुर अब राम सेवक को दे देती है, जो मौके पर एटा में रह रहे होते हैं। अब सूचना पाने के बाद राम सेवक जो होते हैं लगभग 9:30 बजे के आसपास अब वह अपने बेटे के पास पहुँचते, अपने बेटे की अवस्था को देखते वहीं राम सेवक दहाड़े मारना चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है राम सेवक से पूछताछ करती है, आखिर आपके बेटे का किसी के साथ क्या दुश्मनी था, आपको लग रहा है किसी के साथ राम
सेवक आपकी दुश्मनी है। यह बात जब राम सेवक सुनते कहने लग जाते कि नहीं साहब, हमारे बेटे का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था, हमारा बेटा साहब अपनी दुनिया में तौर तरीके से उलझा हुआ खुद था। आखिर हमें नहीं लग रहा है कि उसकी कोई हत्या कर सकता है, हमें लग रहा है या तो उसने खुद हत्या की है। अभी इस बात की जानकारी लगने पर पुलिस की जो टीम होती हुई बगल में खड़ी हुई प्रेमलता से पूछती है कि आखिर आपके पति अगर खुद आत्महत्या किए हैं तो किस वजह से कर सकते हैं। प्रेमलता कहने लग जाती कि साहब हमारे जो पति होते हैं तौर तरीके वाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, हमें नहीं लग रहा है उनके सामने कोई उलझन थी जिसकी वजह से वह खुद आत्महत्या कर सकते हैं। पुलिस की टीम भी काफ़ी उलझन में पड़ जाती है और कमरे का निरीक्षण करती है, लेकिन वहाँ भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। बस यही पता चलता है कि प्रेमलता अंदर थी तो घर में अंदर से कुंडी भी लगी थी। आखिर कुंडी तो जाकर प्रेमलता ने ही खोली थी। पुलिस की टीम और उलझन में पड़ती है। अब इस तरह की उलझन को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम सोचती है जब तक इधर गवेंद्र का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकल कर नहीं आ जाता तब तक हमें तो गवेंद्र की हत्या के बारे में या हत्या के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वही अब प्रेमलता से कुछ पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ जब करती है प्रेमलता पुलिस के सामने टकाटक जवाब देती चली जाती है। पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती कि आखिर जिसका पति इस तरह इस दुनिया को छोड़कर अगर चला जाए तो आखिर वह पत्नी इस तरह स्वभाव तरीके से हमारे सामने कैसी बात कर सकती है। पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती है, लेकिन पुलिस के सामने यही चैलेंज होता है जब तक इधर गवेंद्र का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक इसका खुलासा हम करेंगे तो किस बिना पर करेंगे। लेकिन पुलिस की टीम बॉडी का वहीं पंचनामा भराती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी राजकीय अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी भिजवा देती है। और इधर पुलिस की टीम जो होता है अब राम सेवक को अपने साथ लेती है और लेने के बाद थाने पहुंच जाती है और उन्हीं के तहरीर पर इधर अपराध की धारा 1341 और 2015 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इधर इस केस को सुलझाने के लिए लग पड़ जाती है। अब सबसे पहले यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है जब गवेंद्र का किसी के साथ कोई दुश्मनी था नहीं और किसी के पास उसका लेना देना था नहीं तो आखिर आत्महत्या क्यों कर सकता है। तभी पुलिस की टीम जो होती है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार करते करते लगभग 2 दिन का वक्त निकल जाता है और पुलिस की टीम के सामने जैसे ही गवेंद्र का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है पुलिस की टीम जब पढ़ती तो चौंक जाती। पता चलता है गवेंद्र की जो मौत हुई है वह सांस फूलने की वजह से हुई है। पुलिस की टीम की सारा माजरा समझ जाती है क्योंकि इस माजरे की जड़ होती है घर में बंद पड़ी इधर प्रेमलता ही होती है, क्योंकि प्रेमलता के अलावा घर में कोई और सदस्य होता तक नहीं है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम को लेती है और ठीक 6 दिन बाद एक टीम को लेकर इधर अपने टीम सहित अब प्रेमलता के घर पहुंच जाती है और प्रेमलता के घर में ही जितने सदस्य होते हैं प्रेमलता की एक अपनी 8 साल का बेटा भी होता है। पुलिस की टीम उसको भी बुलाती है और सारे बच्चे जो होता है प्रेमलता के वहीं उपलब्ध हो जाते हैं। अब सबको बुलाकर पुलिस की टीम अपने हिसाब से जब पूछताछ करती है तो वहाँ के थाना प्रभारी मनोहर सिंह यादव जो होते हैं की नज़र जाकर प्रेमलता के 8 साल के बेटे के ऊपर पड़ता है। उसके चेहरे को देखते हैं, कहने लग जाते कि बेटे के अंदर कुछ ना कुछ उलझने उलझी हुई है और उसी उलझन को सुलझाने के लिए अपने सिपाही को आदेश देते हैं और इधर प्रेमलता के 8 साल बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, एक कमरे में ले जाते हैं और तौर तरीके से मीठी सुबानी वाली बात करते हैं। और इधर उसका जो अपना 8 साल का बेटा होता है पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब रात के टाइम हम काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं और उसी वक्त हमारे अपने एक चाचू होते हैं बबलू और हमारे ही माँ के कमरे में पहुँचे और हमारे माँ के साथ मिलकर और उनके साहब 2 दोस्त होते हैं मिलकर हमारे पिता की बेरहम तरीके से हत्या की है। अब पुलिस की टीम जैसे ही अब उस 8 साल के बच्चे को जुबान से इस बात को सुनने के बाद पुलिस की टीम भी पूरी तरह से हिलस आ जाती है और पुलिस की एक टीम इधर सबसे पहले प्रेमलता को कस्टडी में लेती है और लेकर ठीक अब थाने पहुंच जाती है। लेकिन यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता बबलू ठीक रहने वाला कहाँ का है। लेकिन पुलिस की टीम अपने मुखबिर में लगा देती है। मुखबिर के द्वारा जो होता है अब बबलू के बारे में कुछ तो पता चलता है कि यही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मौके पर इधर प्रेमलता जो होती है आगरा में जाकर एक कमरा ली थी, ठीक उसी कमरे में रह रही थी। लेकिन उसी वक्त जाकर मुलाकात बबलू से हो जाता है। पुलिस की टीम ठिकाना तब भी नहीं जान पाती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का वक्त बीतता तो उसी वक्त एक व्यक्ति अंदर घुसता है, लेकिन अपना नाम जो होता है अब वह सीधा का सीधा राजू बता देता है। लेकिन पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आप उसके हैं कौन। लेकिन वह राजू जो होता कहने लग जाता कि साहब यह हमारी प्रेमलता अपनी बहन है, उससे मुलाकात करना है। लेकिन वहीं पर खड़े थाना प्रभारी मनोहर सिंह यादव जो होते हैं उनके मन में शंका बैठ जाता है कि अब आदमी के जो शक होते हैं या तो हमारी तरफ और खींच रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस की टीम उसी वक्त जो होता है राजू के पीछे एक व्यक्ति को लगा देती है। एक महिला होती है, सिपाही कर्मी होती हैं और वह चोरी छुपे उसके पीछे चली जाती है। लेकिन जैसे ही अब इधर जाकर राजू
प्रेमलता के पास पहुंचता कहने लग जाता है कि ताजमहल की रखी हुई हमारी जो फ़ोटो होती है, क्या तुमने उसको जला दिया है? लेकिन उधर सिपाही जो महिला होती है बात सुन लेती है और सारी बात समझ जाती है। इसकी जो सूचना होता है आकर वहाँ पर खड़े थाना प्रभारी मनोहर सिंह को दे देती है। कहने लग जाती कि साहब, अब जेल के अंदर जो व्यक्ति जो होता है प्रेमलता से मिलने के लिए गया है वह युवक राजू नहीं है, बल्कि प्रेमलता का अपना ही प्रेमी है बबलू। और यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब सुनने के बाद वहीं अपने सिपाहियों को चोरी छुपे जो होता ठीक वहीं लेकर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मौके पर इधर राजू उर्फ बबलू मुलाकात जाकर प्रेमलता से कर रहा होता है। पुलिस की टीम कुछ और बात सुनती है, सबूत होने की वजह पुलिस की टीम वहीं जैसे ही निगाह गड़ाती बबलू के ऊपर, तो बबलू दबे पाँव पीछे हटता है और सोचता कि अब हम यहाँ से चोरी छुपे निकल जाएंगे। लेकिन पुलिस के सिपाही धर दबोचते हैं और लेकर थाने पहुँचते हैं और बिना किसी शक्ति दबाव के बबलू और प्रेमलता दोनों मिलकर जो होता है अब इधर जाकर गवेंद्र सिंह उर्फ नीलू की हत्या का जुल्म कबूल कर लेते हैं। अब लेकिन जो सच्चाई रखते से सुनने के बाद हर किसी के रूह तक हिल जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है मैनपुरी, और ठीक उसी में ही एक भरथारा जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं महेश चंद्र फौजी होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है, जिनके टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिसमें टोटल 2 बेटे होते हैं और 4 बेटियां होती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो बेटी होती है प्रेमलता। लेकिन मौके पर इधर प्रेमलता अब बीए करने के बाद बीएड की भी पढ़ाई कर लेती है, और पढ़ाई करने के बाद इधर जैसे ही प्रेमलता अब शादी की दलील पर पहुंचती तो उसी वक्त महेश चंद्र फौजी को लगने लगा कि हमारे बेटी की शादी कराना काफ़ी अनिवार्य है। लेकिन प्रेमलता जो होती है पढ़ाई की वजह से नौकरी की तलाशी करती है, नौकरी अब नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इधर महेश चंद्र सोचते हैं अपनी बेटी की शादी वहाँ करेंगे ताकि वहाँ रहकर प्रेमलता अपने पति के साथ नौकरी पेशा बने। यही सब सोच साच कर महेश चंद्र अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाशी करते, काफ़ी खोजबीन करते हैं। तभी उन्हीं की नज़र में एक रिश्तेदार के द्वारा पता चल जाता कि ठीक उत्तर प्रदेश का जो जाना माना ज़िला है एटा, उसी में ही बाग वाला एक जाना माना गाँव है लोहाखारा, और ठीक उसी के ही रहने वाले होते हैं राम सेवक। उनके परिवार में उनका एक अपना इकलौता बेटा होता है अब गवेंद्र उर्फ सिंह। देखने में काफ़ी स्फुट होता है, वह भी बीए करने के बाद बीएड की पढ़ाई करने के बाद जो होता है अपनी नौकरी की तलाशी में लगा होता है, काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन इसी मेहनत के बारे में जानकारी जब जाकर ठीक महेश चंद्र फौजी को लगता है तो अपनी बेटी के लिए उन्हें अच्छा रिश्ता दिखता है, क्योंकि इधर राम सेवक के पास काफ़ी सारे खेतीहर ज़मीन होते हैं। उनको भी लगने लग जाता कि हमारा जो बेटी है मौके पर जाकर अपने ससुराल में खुशी तरीके से रह पाएगी। लेकिन इसी बीच अब महेश चंद्र को पता भी चल जाता है कि राम सेवक का एक और अपना पैतृक ज़मीन होता है जो ठीक है मैनपुरी के ही इधर नगला कीरतपुर में होता है, वहाँ भी उनका आना जाना है। और जैसे ही खबर पाते हैं पाने के बाद महेश चंद्र जो होता है रिश्ते की बात करते हैं और अपनी बेटी अब प्रेमलता की जो शादी होता है जाकर गवेंद्र से करवा देते हैं। और इधर प्रेमलता जब अपने ससुराल आती है देखती है कि पक्का मकान होता है और इधर ठीक ठाक परिवार भी होता है, वह खुश हो जाती है। और खुश होने के बाद सोचती है कि चलो अपने पति के साथ अब खुशमय तरीके से ज़िंदगी बिताएं। लेकिन ज़िंदगी बीतते बीतते जब कुछ साल का वक्त बीतता तो इसी बीच जो होती है अब प्रेमलता टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें बड़े बेटे का नाम होता है उमंग और एक बेटी होती है जिसका नाम तमन्ना रखवा लेती है। और दोनों बच्चे घर में रहना जब शुरू कर देते हैं वक्त बीतने लग जाता तो इसी बीच जो होता है खुद गवेंद्र सोच लेता है कि अब हमें नौकरी की तलाशी करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे तरीके से पढ़ाई कर सके। और इसी बीच गवेंद्र लग पड़ जाता है, काफ़ी मेहनत करता। तभी साल 2012 में उसकी जाकर नौकरी अब मैनपुरी के ही जो कीरतपुर पड़ता वहीं पास एक जूनियर हाई स्कूल होता उसी में जाकर चपरासी की नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने की वजह से सरकारी हो जाती है, जिसकी वजह से परिवार में रहकर काफ़ी मान सम्मान मिलने लग जाता है। लेकिन प्रेमलता सोच लेती है कि आखिर इस छोटे मोटे नौकरी से हमारी ज़िंदगी तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि प्रेमलता के जो सपने होते हैं यही होते हैं कोई हमें जो होता है अच्छा खासा नौकरी पेशा पति मिलेगा ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे खुश तरीके से चल पड़े। लेकिन इधर प्रेमलता जो होते हैं अपने पति के नौकरी पाने के बावजूद भी वह खुश नहीं रहती है और इसी को लेकर आए दिन झगड़े तकरार चला करते थे। लेकिन वक्त बीतने लग जाता है, प्रेमलता भी सोचती है कि हम तो बीएड करके पूरी अपनी ज़िंदगी यहाँ रहकर इस खेत गृहस्थी में नहीं गुजार सकते। वह सोचती है हमें नौकरी की तलाशी तो करना चाहिए, और वह भी उसी वक्त काफ़ी मेहनत करती है। तो प्रेमलता एक दिन जो होती है मौके अपने मायके से ही अपने ससुराल के लिए जा रही होती है। तभी बस होता है, उसी बस में जब बैठती है उसी के बगल एक व्यक्ति बैठता है जिसका नाम होता है बबलू उर्फ राजू। वह बैठते ही अपना परिचय दे देता है, और परिचय देने के बाद जो होता है इधर प्रेमलता की खूबसूरती को जब देखता है पूरी तरह से अब मोहित हो जाता है। इतना मोहित हो जाता है कि प्रेमलता से मीठी मीठी बातें करता है, जो ठीक है जिन्नम का कोर्स करने के बाद उसी
अब आगरा के ही जाने माने एक पुष्पांजलि अस्पताल है, उसी में जाकर मौके पर नौकरी करता है। और वहीं जब मुलाकात करता है, मुलाकात करने के बाद प्रेमलता से उसके बैकग्राउंड में सारी जानकारी लेता है। पता चलता है कि इधर बीएड की पढ़ाई करने के बावजूद भी प्रेमलता कोई नौकरी नहीं पा रहा है। ये तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए अब जो होता मौके पर बबलू वहीं बात कर जाता है प्रेमलता से, कहने लग जाता है कि हमें पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। घर गृहस्थी तुम्हारी ज़िंदगी का वह हिस्सा बन चुका है जिसमें तुम पूरी तरह से उलझ चुकी हो, और हम नहीं चाहते इतनी पढ़ाई के बावजूद भी अब तुम्हें नौकरी ना मिले, क्योंकि हमने भी नौकरी करने की पहले ठानी नहीं थी, लेकिन जब नौकरी का चांस आता है तो हम भी जीएनएम की पढ़ाई करते हैं, इसके बाद हमें जाकर उसी सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक काम करो प्रेमलता, तुम भी जीएनएम की पढ़ाई कर लो, इसके बाद नौकरी दिलाने की हमारी गारंटी है। यह बात जैसी प्रेमलता अब बबलू की सुनती उसी समय भरोसा कर लेती है, और चांस जब मारता है तुरंत उसको चांस मिल जाता है। और उसी दिन अब दोनों मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने बात करना शुरू कर देते हैं। और इधर प्रेमलता की बबलू को बात अच्छी लग जाती है, क्योंकि चलो किसी का सहारा मिला, उसी सहारे की वजह से हमें नौकरी मिल पाई। यही सब सोच साच कर एक दिन प्रेमलता अपने पति और गोविंद के सामने इस बात को रख देती है, और रखने के बाद कहने लग जाती है कि हमें पढ़ाई करना है। जन्म की पढ़ाई करने के बाद हमें कहीं ना कहीं अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी, और उसके लिए हमें कोई ना कोई व्यक्ति मिल चुका है। अब यह बात जब गोविंद सुनता है उसी समय कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा भविष्य बनाएगा। अब यही सब सोच साच कर गोविंद जो होता है अपनी पत्नी को सहमति दे देता है, और सहमति पाने के बाद अब इधर जो होती फोन के द्वारा बात करती है बबलू से। अब बबलू उसी समय जो होता है, इसी समय आगरा में ही एक लॉयर्स कॉलोनी पड़ता है, उसी कॉलोनी में जाता है। जाने के बाद प्रेमलता को वहीं एक कमरा दिलवा देता है, वो अभी किराए का, और प्रेमलता वहीं रहने लग जाती है। और जीएनएम का कोर्स जो होता है पास एक स्कूल होता है उसी में जाकर करने लग जाती है। अब रहने की वजह से उस कॉलोनी में, क्योंकि वहाँ बबलू भी रहा करता था, और दोनों का आसान हो जाता है एक दूसरे पर कमरे पर आने जाने की वजह से प्रेमलता जो होती बड़ी जल्दी उसे दोस्ती का गाढ़ बांध लेती है, जिसकी वजह दोनों के बीच प्रेम संबंध बन जाते हैं, और इसका सिलसिला जो होता है बराबर चलने लग जाता है। लेकिन चलते चलते बबलू को आभास हो जाता है कि प्रेमलता की जो ज़िंदगी होती है वो सिर्फ हमारे बलबूते चल पाएगी। और जब चलने की बात होती है, बबलू एक दिन जाता है प्रेमलता के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है, और प्रेमलता जब सुनती करने लग जाती है कि जब तक हमारा पति रहेगा तब तक हमारी शादी कतई हो नहीं पाएगी। और इस बात को जब बबलू सुनता करने लग जाता है, इसके लिए हमें कोई ना कोई प्लान तो गढ़ना पड़ेगा। और इधर प्रेमलता जब बात सुनती है, सुनने के बाद करने लग जाती है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता बन रहा है, हम कैसे न तैसे कर तुम्हारे पति से सहमति ले, या तुम्हारे पति से कैसे न तैसे कर कोई तोड़ मोड़ निकालें। लेकिन यह बात जब प्रेमलता सुनती करने लग जाती है कि हमारे पति जो होते हैं कतई हमारी इस सहमति को कभी तलाकनामे में नहीं बदलेंगे। लेकिन यह बात जब बबलू सुनता, बबलू कह देता ठीक है, इसके लिए हम आगे चलकर कोई ना कोई प्लान तो बनाएंगे ही। लेकिन इसी बीच जो होता है इन दोनों के जो रिश्ते होते हैं चलते चलते लगभग कई महीनों का गुजर जाता है, और जो गुजर जाता है तो इसी बीच जो होता है दोनों एक दिन अब ताजमहल चले जाते हैं। वहाँ पर दोनों अपने प्रेम के बारे में एक फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, ताकि दोनों की दोस्ती का गांठ है कोई सबूत तो मिले, और सबूत मिलने पर इन्हें यकीन हो कि हमारे दोनों की दोस्ती थी। और दोनों जो होते हैं अपने हिसाब से इधर फ़ोटो खिंचवाते हैं और अपने अपने पास रख लेते हैं, और रखने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। अब दोनों फ़ोन के द्वारा बातें भी क्या करते थे। लेकिन इसी बीच जो होता है एक दिन गर्वेंद्र की स्कूल से छुट्टी हो जाती है, और छुट्टी होने के बाद सीधे के सीधे अपने गांव नहीं जाता है, बल्कि वह जाकर अपनी पत्नी के रूम अब लॉयर्स कॉलोनी पर पहुंच जाता है। और जैसे घुसता है, घुसने के बाद जैसे एकाएक अब प्रेमलता अपने पति को आते हुए देखती चौंक से जाती है, कहने लग जाती है एक बार फ़ोन कर दिए होते हम रिसीव करने तुमको स्टेशन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोविंद कह देता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, हमें पता है तुम पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हो। इस बात को जब कहता है तो वहाँ पर प्रेमलता सहमति देती है, और तौर तरीके से पकवान बनाती है, और जाकर आराम से दोनों रात को सो जाते हैं। लेकिन जैसे 2 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त गोविंद की जो नज़र होती है टूट जाती है, और टूटती है। टूटने के बाद उठता है, उसी वक्त अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देता है, और देखता कि मोबाइल पर लगी पड़ी हुई है, और नाम भी सुन लेता है बबलू, और उसी समय चौंक जाता। लेकिन जैसे फ़ोन काटती उसी वक्त गोविंद अपनी पत्नी प्रेमलता से पूछताछ करता है, कहने लग जाती है कि गोविंद कोई और नहीं पड़ोसी ही रहने वाला है, वह हमारे ही साथ मौके पर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए प्रस्ताव तो रखा था, लेकिन उसी के बलबूते हम पढ़ाई कर रहे हैं, और मौके पर यही पास पुष्पांजलि जो अस्पताल है उसी में नौकरी कर रहा है, हम भी वही नौकरी करेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ आना जाना सीमित है। लेकिन यह बात सुनकर जो होता है गोविंद को यकीन नहीं होता, बल्कि शंका हो जाता है, और इसी शंका की वजह से दोनों के बीच सुबह के टाइम झगड़े तकरार हो जाते हैं। लेकिन झगड़े तकरार के वक्त जो होता है बबलू अचानक धमक जाता है, कहने लग जाता है कि हमें पता था कि तुम दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, उसे सुलझाने आए हैं। तो वहाँ पर गोविंद कह देता है क्या ज़रूरत है हमारे बीच आने का, हम दोनों पति पत्नी हैं, अपना सुलहनामा कर लेंगे। लेकिन यह बात जब सुनता कहने लग जाता कि आखिर तुम हो कौन। वह कह देता कि हम
इनके अपने भाई हैं। लेकिन इसी बात को लेकर वहीं दोनों के बीच फिर झगड़े तकरार होते हैं और झगड़े तकरार जब फिसला होता है तो वहाँ मार पिटाई में तब्दील हो जाता है। लेकिन वहाँ से बबलू तो निकल जाता है। मार पिटाई ख़त्म होने के बाद इधर प्रेमलता बबलू के पास फ़ोन कर लेती, कहने लग जाती है कि अब तुम्हारे पास समय नहीं बच रहा है, आगे चलकर हमारे लिए कहीं हमारा पति मुसीबत ना बन जाए। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच वही बड़ा ही खतरनाक मोबाइल के थ्रू प्लान बन जाता है। लेकिन इसी बीच बबलू के अपने दो करीबी दोस्त होते हैं, विनयकांत और एक सर्वेंद्र। विनयकांत जो होता है और सर्वेंद्र दोनों मौके पर इधर बबलू के साथ एक ही साथ कॉलेज में पढ़े होते हैं और दोनों का जो होता है उसी समय एक साथ मिलना जुलना हो जाता है, क्योंकि ताजमहल घूमते वक्त जो होता है दोनों को मुलाकात हुई थी। लेकिन फ़ोन के द्वारा जो होता है अब इस खतरनाक प्लान के बारे में जानकारी और विनयकांत और सर्वेंद्र को दे देता है और दोनों जानकारी पाते अपने दोस्त के प्लान में सहमति जताते हैं और तीनों खतरनाक प्लान बना लेते हैं। लेकिन तभी 30 नवंबर साल 2015 का ही वक्त होता है। तो उसी वक्त जो होता है अब प्रेमलता अपने पति अब गवेंद्र के पास फ़ोन करती है। पता चलता है अब गवेंद्र जो होता है मौके पर अब गांव हुआ है छुट्टी लेकर अपने खेत की मौके पर बुआई करने के लिए। अब इस तरह की जानकारी जब प्रेमलता को लगता है, प्रेमलता इसकी जानकारी जाकर अपने प्रेमी बबलू को दे देती है और बबलू जब खबर पाता है उसी समय अब प्लान बनाता है। प्लान के तहत कीरतपुर पहुंच जाता है और वहां जब पहुंचता है तो उसका बबलू का एक बड़ा करीबी दोस्त जो कीरतपुर गांव में रहता है उसी के पास जाकर मौके पर ठिकाना बनाता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच प्रेमलता का जो होता है अब कीरतपुर जाना हो जाता है और कीरतपुर मौके पर उसके पति से मुलाकात हो जाता है। दोनों सहमति जताते हैं, रहते हैं। लेकिन सहमति के बीच जो होता है प्रेमलता अपने पति के साथ इस तरह व्यवहार करती है जैसे लगता है पुरानी रंजिश कब तक ख़त्म हो चुकी है। लेकिन दोस्ती और प्रेम प्रसंग में जो चलता है इस बार जो होता है दोनों का खतरनाक प्लान के मोड़ पर आ जाता है और इधर गवेंद्र और साथ में प्रेमलता दोनों तौर तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब 4 दिसंबर साल 2015 का ही अब शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जो होता है प्रेमलता अपने बच्चों और अपने पति को लेकर खाने के लिए बैठती है। लेकिन अचानक जो होता है अपने ही पास रखी हुई एक नींद की पुड़िया निकालती है और उसी नींद की पुड़िया को अपने पति के खाने में डाल देती है। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है गवेंद्र को एक कड़ी नींद आ जाती है और जाकर अपने चारपाई पर सो जाता है। लेकिन जैसे ही अब प्रेमलता देखती है, समझती है, समझने के बाद बबलू के पास फ़ोन कर देती है और बबलू जो होता है अपने दोनों दोस्त को लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है प्रेमलता के बेडरूम में घुस जाता है और वहीं तीनों मिलकर जो होता है अब दबा कर इधर गवेंद्र की हत्या कर देते हैं। लेकिन बगल में खड़ा हुआ इधर प्रेमलता का अपना 8 साल का एक बेटा होता है उमंग सारा नज़ारा अपनी आंखों के सामने देख लेता है। लेकिन बबलू दोनों दोस्त जैसे देखते उसी समय फैसला लेते हैं क्योंकि ना उमंग को भी इस रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन जैसे उसकी तरफ दौड़ते हैं तो प्रेमलता रोक लेती, कहने लग जाती अपने बेटे को हम समझा लेंगे। और यह बात सुनकर उसी समय बबलू रमाकांत और साथ में सुरेंद्र चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर खड़ी हुई इधर प्रेमलता अपने बेटे उमंग को अपने पास बुलाती, तौर करके समझाती है। समझाने के बाद पूरी तरह से बच्चे को धमकाते हुए अवस्था में डरा बैठती है ताकि वह चुप हो जाए, कुछ पुलिस के सामने कबूले ना। लेकिन पुलिस जो होती है ठीक 7 दिन बाद कैसे न तैसे कर उमंग के मुँह से अपने पिता की हत्या की सच्चाई बुलवा ही लेती है। लेकिन जो सच्चाई पुलिस के सामने अब आता है सुनने के बाद पुलिस की टीम और साथ में कई लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। वाकई में पुलिस की जो टीम होती है इधर बबलू सहित उसके दोनों दोस्त विनयकांत और सर्वेंद्र को अपने कब्जे में ले लेती है और लेने के बाद इधर जो होता है अब चारों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।